साइम क्लास एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग कक्षा 10 के फिजिक्स से जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं उन सबको करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आप लोग जानते हैं कक्षा 10 में 20 नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं जिसे OMR सीट पर भरना है। और OMR सीट कैसे भरना है वो उसकी हमने वीडियो बना दी है, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी आपका नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। किसी दर्पण से आप चाहे जितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण कौन सा है? तो केवल समतल दर्पण, बिल्कुल समतल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब बनता है। केवल अवतल दर्पण से प्रतिबिंब सीधा नहीं बनता है। केवल उत्तल दर्पण से भी प्रतिबिंब सीधा बनता है। यानी समतल और उत्तल दो ऐसे दर्पण होते हैं जिनसे प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो दोनों ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, या तो समतल या तो उत्तल दर्पण। तो समतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। एक बात और जान लीजिए, यदि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो वो आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी होगा। और यदि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो वो वास्तविक होता है। ये बात याद रखिएगा, है ना। यदि प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो आभासी होगा, यदि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो वास्तविक होगा। और हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब कैसे बनता है? या तो वह समतल दर्पण हो सकता है या तो उत्तल, और अवतल दर्पण से सदैव वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो अगर छोटा और आभासी प्रतिबिंब की बात करेगा तो वो उत्तल दर्पण होता है। इसलिए उत्तल दर्पण को गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं, ताकि वस्तु का छोटा और आभासी प्रतिबिंब बने और छोटे से शीशे में बहुत ज्यादा वस्तुओं को देखा जा सके। ठीक है, तो आभासी और छोटा प्रतिबिंब हमेशा किससे बनता है? उत्तल दर्पण से बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो चंद्रमा से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। आप कहेंगे काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है? वायुमंडल नहीं पाया जाता। और वायुमंडल जब नहीं पाया जाएगा तो वहां पे वर्ण विक्षेपण की घटना नहीं होती है, यानी प्रकीर्णन नहीं होता है। और जब प्रकीर्णन प्रकाश का नहीं होता है तब की स्थिति में आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो चंद्रमा से आकाश देखने पर काला दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं है जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया जाता है। बिंब यानी होता है वस्तु, से बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की स्थिति कहां पर होगी? देखिए यहां पे पहली बात तो दर्पण कौन सा है? अवतल। तो अवतल दर्पण कैसे बनता है? इसके बाहरी पृष्ठ पर पालिश होता है और आंतरिक पृष्ठ परावर्तक होता है। और ये मान लेते हैं दर्पण का मुख्य फोकस F है और ये दर्पण का ध्रुव P है। तो जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं ना, तब इस वस्तु का यहाँ आगे की तरफ आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा? यदि वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब चाहिए तब की स्थिति में वस्तु को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखना पड़ेगा। ध्रुव को P से दिखाते हैं और मुख्य फोकस को F से दिखाते हैं। तो यदि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का आभासी, सीधा और बड़ा चाहिए तब की स्थिति में वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखना पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है? पदार्थ का अपवर्तनांक यानी इज इक्वल टू हम लोग फार्मूला जानते हैं C/V, जहां C वायु में प्रकाश की चाल है और V माध्यम में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपान माध्यम में प्रकाश की चाल दिया है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 1.5 दूना होता है 3, यानी और 10⁸ कट जाएगा। n इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, यानी माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? 2 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि चंद्रमा से देखने पर आकाश काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहां पे प्रकीर्णन नहीं होता है, और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है तो आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। यहाँ पे इसने क्वेश्चन वही घुमा के पूछ लिया है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है पृथ्वी से देखने पर क्यों? तो यहाँ पे परावर्तन होगा नहीं, अपवर्तन होगा नहीं,
प्रकाश के किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है कि जब प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जैसे धूल कण हो गए या फिर वायु के कण हो गए, गैसों के कण हो गए, जिनसे टकराने के बाद प्रकाश बिखर जाता है। और बिखरने का जो क्रम होता है वो बैगनी और नीले का सबसे ज्यादा होता है और लाल का सबसे कम होता है। प्रकाश के बिखरने की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और इसी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि हमने बताया अभी कि बैगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बैगनी और नीला मिलके आसमानी बना लेते हैं। समझ गए? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो लेंस कौन सा है? ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की क्षमता को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो P इज इक्वल टू है 2 डायोप्टर, यानी ये प्लस का 2 डायोप्टर दिया है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग जानते हैं P बराबर होता है 1/f मीटर में, लेकिन आंसर देखेंगे सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में फार्मूला होता है 100/f सेंटीमीटर में, है ना। यहां से यानी हमें फार्मूला मिला P बराबर 100/f सेंटीमीटर में। तो P का मान कितना दिया है भैया? P का मान दिया है 2 बराबर दो बराबर कितना हो जाएगा? 100/f हो जाएगा। एक मिनट, हाँ कितना हो जाएगा? 100/f। यहां से f इज इक्वल टू आ जाएगा 100 कितना? 100/2 आ जाएगा, और 2 को 100 में भाग करोगे तो आ जाएगा 50, यानी f बराबर कितना मिलेगा? प्लस का 50 सेंटीमीटर मिलेगा। कोई समस्या है क्या? नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या दे रखा है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता हम लोग D बराबर जानते हैं, क्षमता हम लोग P बराबर जानते हैं 100/f सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में ये दिया भी है f, तो कितना हो जाएगा? 100/f का मान है 20, 0 0 कट गया, 2 5 10 कट गया, यानी लेंस की क्षमता P बराबर कितनी आ गई? 5 डायोप्टर, वो भी प्लस की 5 डायोप्टर आई है। तब की स्थिति में आंसर क्या? लेकिन एक मिनट पढ़ते हैं। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता होगी, हाँ तो प्लस 5 डायोप्टर आई है, क्योंकि यहाँ पर लेंस का मान दे नहीं रखा है कि कौन सा लेंस है। अगर उत्तर होता तो प्लस आता, अवतल होता तो माइनस आता, लेकिन लेंस तो दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे 5 कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर डी में अगर ध्यान से आप देखेंगे तो -5 डायोप्टर मिल जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किसके लिए होता है? तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम बैगनी रंग के लिए होता है और न्यूनतम लाल रंग के लिए होता है। ठीक है, तो कांच का अपवर्तनांक अगर अधिकतम देखना है तो बैगनी रंग के लिए, न्यूनतम लाल रंग के लिए। याद कैसे करेंगे किसके लिए अपवर्तनांक कितना होता है? तो उसका तरीका है बैनी आह पी नाला, ये याद कर लीजिए, है ना, या फिर विज्ञ और हिंदी में वो इंग्लिश में याद कर लीजिए, बैनी आह पी नाला। अब अगर इधर से इधर जाएंगे तब की स्थिति में अपवर्तनांक घटेगा। क्या होगा? अपवर्तनांक घटेगा। घटने का मतलब सबसे ज्यादा अपवर्तनांक बैगनी के लिए और सबसे कम अपवर्तनांक लाल के लिए होता है। ठीक है, तो ये सूत्र याद रखिएगा। अगर मान लीजिए आपसे नीला आसमानी देके कह दे किसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, किस रंग के लिए अपवर्तनांक ज्यादा होगा, तो नीले रंग के लिए, क्योंकि इधर से जब इधर हम लोग जाते हैं तो क्या होता है? अपवर्तनांक घटता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बैगनी रंग के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो n इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं C/v, जहां n है अपवर्तनांक, c है प्रकाश की चाल वायु में, और v है माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल हमसे पूछा है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा C/n, और c की वैल्यू है 3 × 10⁸ अपान n की वैल्यू है 1.5, 1.5 दूना हो जाएगा 3, यानी v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? v इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ढूंढिए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस से देखिए प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है, पहली बात, और सीधा बनेगा तो कैसा हो जाएगा? सीधा जैसे ही बना तुरंत ही आभासी हो जाएगा, हमने अभी बताया है ना।
अगर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो वास्तविक, सीधा बनेगा तो आभासी। और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? सीधा बनता है। और सीधा जैसे ही बनेगा तुरंत आभासी बनेगा, और वस्तु से कैसा बनता है? छोटा प्राप्त होता है। ठीक है, तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी और छोटा प्राप्त होता है। लेंस और दर्पण में फर्क समझिएगा। ठीक है, दर्पण में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, पर लेंस में सीधा, आभासी और छोटा प्राप्त होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो माध्यम के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होता है। कैसे लंबवत आपतित होता है? तो अपवर्तक कोण का मान होगा। देखिए अपवर्तक कोण पूछा है ना, हम लोग आपतन कोण आई बराबर दिया है 90 डिग्री, यानी 90 अंश प्राप्तित होता है। और हम लोग जानते हैं विचलन कोण आई माइनस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री जानते हैं, है ना। यहां से अगर हम लोग r इज इक्वल टू निकालें तो r इज इक्वल टू निकल जाएगा i माइनस 90, है ना। और i का मान तो ऑलरेडी 90 दे रखा है, माइनस 90, यानी r इज इक्वल टू आ जाएगा 0 अंश, और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी दो माध्यम के पृष्ठ पर प्रकाश किसी कोण पर आपतित हो रहा है तो आई बराबर वहां दिया है यानी, और हम लोग विचलन कोण जानते हैं कि 90 डिग्री होता है, तो इसी में आई का मान रख के और आर का मान आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आर का मान 0, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु कितना होता है? तो स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर माना जाता है। इसको आप याद रखिएगा, देखिए कितनी बार आया है, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो स्वस्थ नेत्र के लिए जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना पर, रेटिना क्या होता है? आंख ऐसे कुछ इस तरीके से बनता है ना, तो जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। ठीक है, अगर वहीं पर बात करेगा दूर दृष्टि दोष का तो रेटिना के बाहर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगर कहेगा निकट दृष्टि दोष का तो रेटिना के अंदर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। उल्टे प्रतिबिंब अंध बिंदु को भेद कर मस्तिष्क में जाता है, जिससे मस्तिष्क उस वस्तु के प्रतिबिंब को सीधा कर देता है। ये सब बातें भी याद रखिएगा। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये सब बातें भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब निकट दृष्टि दोष कह दिया ना, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है? निकट दृष्टि दोष का मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा और रेटिना के पहले ही बन जाएगा। ये मान लीजिए रेटिना है ना, ये मान लीजिए अगर रेटिना है तो रेटिना के पहले ही बन जाएगा, और रेटिना के पहले ही अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो यानी किरण को फैलाने की जरूरत है, और किरण को फैलाने का काम कौन करता है? अवतल लेंस करता है, यानी अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग इस स्थिति में करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त कौन सा लेंस किया जाता है? अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अगर यही दूर दृष्टि दोष होगा तो दूर दृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। दर्पण तो किसी कीमत पे नहीं होगा, दर्पण काट दीजिए। तो निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा इस बात को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है। इस लेंस की क्षमता है, देखिए f बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, और चूंकि लेंस कौन सा है? उत्तल है, इसलिए प्लस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हमसे क्षमता पूछा है। क्षमता P बराबर होता है 100 बाई F सेंटीमीटर, क्योंकि F सेंटीमीटर में दे रखा है ना। तो यहां से P बराबर हो जाएगा 100 बटे F कितना दिया है? 20 दिया है ना, प्लस का 20 दिया है, 20 पचे 100, यानी P बराबर हो जाएगा प्लस का 5 डायोप्टर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्लस 5 डायोप्टर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। स्वस्थ नेत्र के लिए पास बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु कितना होता है? अनंत पर होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब बातें। आगे चलते हैं। एक अश्व शक्ति
बराबर कितने के होता है? तो 746 वाट के होता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पद परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित करता है? तो विद्युत शक्ति P बराबर होता है VI, यानी विभव और धारा के गुणनफल को उस परिपथ की वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो वैद्युत शक्ति P बराबर क्या हो जाएगा? VI, यानी ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो भैया इसको अगर जो नहीं जानता हो ना, वो तो समझ लीजिए उसकी तैयारी तो अभी शून्य है, उसको तो बहुत तैयारी करना है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। आगे चलते हैं। और ओम को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ओम को हम लोग कुछ इस तरीके के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, जिससे ओमेगा भी कहते हैं। ये ओमेगा चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे बनता है, ठीक है। और ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ओम का नियम आप लोग जरूर याद कर लीजिए। इसका वीडियो हमने बना दिया है प्रूविंग के साथ कि ओम के नियम का सत्यापन कैसे करना है। इसको आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है धारा का मात्रक क्या होता है, या फिर पूछ लेगा धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अच्छा, मैं अगर कहूं धारा का एक और मात्रक निकाल के दिखाओ तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग? बिल्कुल निकाल सकते हैं। प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा, यानी धारा बराबर हो जाएगा विभवांतर बटे प्रतिरोध। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट प्रति और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, यानी वोल्ट प्रति ओम भी निकल जाएगा धारा का मात्रक, है ना। और एक मात्रक और भी निकाल सकते हैं हम लोग। क्या जानते हैं हम लोग? धारा बराबर आवेश बटे समय भी जानते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम और वो समय का मात्रक सेकंड, यानी कूलाम प्रति सेकंड भी धारा का मात्रक निकल जाएगा। वैसे धारा का एसआई मात्रक पूछा है, तो धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, दिया है यहाँ पे कि बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो बिजली के बल्ब का तंतु भैया टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन। टंगस्टन का ही क्यों बना होता है? क्योंकि टंगस्टन का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, और टंगस्टन में जैसे ही धारा भेजी जाती है तो टंगस्टन का प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण वह क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा बिजली का लॉस करता है, और लॉस करके उष्मा के रूप में बदलने लगता है, और वह पीला कलर में जलने लगता है। इसलिए बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और टंगस्टन से उजाला ज्यादा निकलता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं हीटर में किस तार का प्रयोग करते हैं, तो हीटर में नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नाइक्रोम का तार जो होता है वो गर्म तो होता है पर उजाला थोड़ा कम देता है, इसलिए हम लोग नाइक्रोम का तार हीटर में प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है एक वैद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 30 वाट लिखा है, इसमें प्रवाहित हो सकने वाली अधिकतम धारा कितनी है? V बराबर कितना दिया है? 12 वोल्ट, और P बराबर कितना दिया है? 30 वाट दिया है ना। आगे क्या कह रखा है कि इसमें प्रवाहित होने वाली धारा, तो हम लोग जानते हैं P बराबर VI होता है, यानी यहां से हमें I निकालना है, तो I बराबर कितना हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा P/V। P का मान कितना है? 30 है, बटे V का मान कितना है? 12 है ना। काट दीजिए, 3 दहा में 30, 3 चौक के 12, और 4 से इसको काट दीजिए, 4 दूना 8 और 2 10, 10.20 हो जाएगा, 4 पच्चे 20, यानी 2.5 एम्पियर आ जाएगा। धारा का मान कितना आ जाएगा? 2.5 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट जिसे बोलते हैं, यानी कभी शॉर्ट हो जाता है, तो शॉर्ट सर्किट के समय देखा होगा तार बहुत गर्म हो जाता है। गर्म इसलिए हो जाता है क्योंकि धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण तार गर्म हो जाता है, ठीक है। तो प्रतिरोध का मान भी तार का बहुत बढ़ जाता है, और तार में धारा का मान भी बहुत बढ़ जाता है, ये लघु पथन के समय या फिर शॉर्ट सर्किट के समय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है विद्युत मोटर रूपांतरित करता है। अगर मोटर की बात करेगा तो मोटर में देखेंगे आप, हम लोग विद्युत देते हैं और वो घूमने लगता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसको? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। लेकिन यहीं पर अगर ये दे दिया होता विद्युत मोटर ना दे के जनरेटर दे दे या जनित्र दे दे, तो जनित्र क्या करता है? जनित्र को देखो घुमाना पड़ता है, तब उससे विद्युत बनता है, यानी जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बहरहाल रही बात यहाँ पे विद्युत मोटर की, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, किसी चालक में धारा प्रवाह होता है, तो किसी भी चालक में धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं और नाभिकीय कण कभी अलग नहीं हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा कण होता है जो कि पूरे चालक में अनियमित गति करता रहता है, और इलेक्ट्रॉनों की ऐसी गति को अनुगमन वेग या फिर क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, या फिर अपवाह वेग कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, किसी चालक में धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का वैसे तो बहुत सारे मात्रक होते हैं, पर यहां पे अगर बात करें तो ओम हो नहीं सकता, ये प्रतिरोध का मात्रक है। एम्पियर हो नहीं सकता क्योंकि एम्पियर धारा का मात्रक है। वोल्ट एम्पियर भी नहीं हो सकता है, यानी ये वोल्ट एम्पियर जो देखेंगे P बराबर VI से आएगा। वोल्ट एम्पियर विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। तो एक बात आप याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है जिसका आपको ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करिए कि 3 ऑप्शन को कैसे भी करके एलिमिनेट कर दीजिए, यानी निकाल दीजिए, तो बचा हुआ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी ऑप्शनल क्वेश्चन किए जाते हैं, ज्यादातर कंपटीशन वाले बच्चे यूज करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो गतिमान आवेश जो होता है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। तो गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा होती क्या है कि जो पृथ्वी के अंदर से खोद के निकाली जाती है, उसे हम लोग जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं। यानी ऐसे ऊर्जा का स्रोत जो कि पृथ्वी के अंदर करोड़ों साल से दबा हुआ है और उसे खोदकर हम लोग निकाल के यूज करते हैं, उसे जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे जल विद्युत की, तो ये हो नहीं सकता, ये पृथ्वी के अंदर से खोद के निकालते नहीं है और ये पुराना भी नहीं है। पवन ऊर्जा ये भी नहीं हो सकता। सौर ऊर्जा ये भी नया स्रोत है। पेट्रोलियम जो होता है वो क्या होता है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत होता है, क्योंकि पेट्रोलियम के बनने की प्रोसेस लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और ये पृथ्वी के चट्टानों के अंदर दबा हुआ है, जिसे हम लोग खोद कर निकालते हैं। तो पेट्रोलियम ही जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो सौर सेल बनाने के लिए हम लोग अर्धचालक का यूज करते हैं। किसका, अर्धचालक। और अर्धचालक इनमें से कौन है देखते हैं। लोहा भैया चालक होता है, नहीं हो सकता। चांदी चालक होता है, नहीं हो सकता। तांबा भी चालक होता है, नहीं हो सकता है। पर सिलिकॉन जो है वो अर्धचालक है, यानी सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज किया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन कह दे, या फिर अगर ऑप्शन में आपको सिलिकॉन ना मिले, फास्फोरस मिल जाए, तो फास्फोरस का यूज करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन, फास्फोरस, इन्हीं सब का यूज हम लोग करते हैं सोलर सेल बनाने के लिए। वैसे मैक्सिमम सिलिकॉन का यूज किया जाता है, जिसका सिंबल होता है SI, यानी सिलिकॉन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा का कारण क्या है। तो सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा का कारण क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन में होते क्या है, 2 छोटे छोटे नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में क्या प्राप्त होता है, हमें बहुत मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो यानी अगर 2 छोटे छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण कर रहे हैं और साथ में ऊर्जा बना रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को संलयन कहते हैं, नाभिकीय संलयन। और अगर एक बड़ा नाभिक 2 छोटे छोटे नाभिकों में टूट के ऊर्जा का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो बशर्ते सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा का कारण क्या है, नाभिकीय संलयन है। अगर बात करेंगे कि जो परमाणु बम होता है वो किस पर काम करता है, तो वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। और हाइड्रोजन बम की बात करेंगे तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो परमाणु बम आ जाए तो नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम आ जाए तो नाभिकीय संलयन, सूर्य में ऊर्जा पूछ ले तो नाभिकीय संलयन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, आधुनिक सेलेनियम सौर सेल की क्षमता कितनी होती है। तो कोई भी जो सौर सेल होता है, यानी यहां पर सेलेनियम सौर सेल की बात कर रहे हैं, तो कोई भी सौर सेल की जो क्षमता होती है वो केवल कितनी होती है, 25% होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन
पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। अब पर्यावरण मित्र व्यवहार वही है जो पर्यावरण की सुरक्षा करता है, यानी पर्यावरण को ध्यान में रखता है या फिर पर्यावरण के साथ सुरक्षात्मक व्यवहार करता है। तो देखते हैं कौन सा इसमें हो जाएगा पर्यावरण मित्र। बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, भैया अच्छी बात है, इससे हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा और पर्यावरण के साथ व्यवहार अच्छा रहेगा, क्योंकि पॉलीथीन अगर लेके जाते हैं तो पॉलीथीन हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, तो थैला लेके जाना चाहिए, सही है, ये पर्यावरण मित्र है। अगला बी नंबर की बात करें तो कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद कर देना, बिल्कुल बंद करना चाहिए, जिससे एनर्जी बचेगी और पर्यावरण का कम से कम नुकसान होगा। अगला, माँ द्वारा स्कूटर में विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारे विद्यालय तक पैदल जाना, बिल्कुल पैदल ही चलना चाहिए, जिससे स्कूटर से निकलने वाले धुएं में कमी आ सके और हमारे पर्यावरण प्रदूषण में कमी आ सके। तो ये भी पर्यावरण मित्र है, यानी क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उपरोक्त तीनों काम जो दिए गए हैं वो एक पर्यावरण मित्र के लिए बहुत अच्छे हैं। तो पर्यावरण मित्र अगर बनना है तो ये सब काम आप लोग भी किया करिए, पर्यावरण को नुकसान बिल्कुल मत पहुंचाइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन आता है? तो पोषी स्तर की जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो आता है वो उत्पादक आता है। कौन आता है? उत्पादक। उत्पादक में जैसे हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे। हरे पेड़ पौधों को खाने वाला जो होता है वो शाकाहारी होता है, जो कि दूसरे नंबर पर आता है ना। और शाकाहारी को खाने वाला कौन होता है? मांसाहारी होता है ना। जो मांस वगैरह खाता है जैसे शेर, चीता, बाघ ये सब होंगे, ये तीसरे नंबर पे आते हैं, है ना, पोषी स्तर में। और चौथा जो होता है अपघटक होता है, जो कि मरे हुए जीव जंतुओं को खाता है ना, जैसे कवक, शैवाल ये सब हो गए। तो यानी पहले स्तर पर कौन आएगा? उत्पादक आएगा। दूसरे पर कौन आएगा? शाकाहारी। तीसरे पर मांसाहारी और चौथे पर अपघटक। तो यहाँ पर तीसरा पोषी स्तर कहा था, तो तीसरा पोषी स्तर कौन हो जाएगा? मांसाहारी प्राणी हो जाएगा, क्योंकि उत्पादक को शाकाहारी खाता है, शाकाहारी को मांसाहारी खाता है, मांसाहारी के मरने के बाद उसे कौन खाता है? अपघटक खाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली यूवी विकिरण से हमारी रक्षा करती है? यूवी को हम लोग कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। क्या कहते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज, यानी पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण। तो सूर्य की पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा ओजोन परत करती है। कौन करती है? ओजोन परत करती है। और ओजोन परत में ओजोन गैस पाई जाती है, जिसका फार्मूला होता है O3। और यहां पर कहा भी है कि यूवी रेस से कौन हमारी रक्षा करती है? तो कौन करती है? O3, यानी ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है, जो कि ओजोन परत में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला, भैया आहार श्रृंखला क्या होगा? पहले आएगा हमारा उत्पादक, जैसे हरे पेड़ पौधे। दूसरे पे कौन आएगा? शाकाहारी। शाकाहारी यानी कि जो साग सब्जी खाते हैं, हरे पेड़ पौधों को चर जाते हैं, वो आएंगे। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? मांसाहारी। मांसाहारी यानी जो शाकाहारी को खा जाते हैं। और चौथे पर आएगा अपघटक, है ना। तो यहाँ पे तीन ही ऑप्शन है। तो उत्पादक कौन है? उत्पादक जैसे घास हो जाएगा, घास यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगला बकरी। बकरी क्या होगा? शाकाहारी होगा, तो अगले नंबर पे बकरी आएगा। बकरी इसमें है और किसी में है नहीं। तो अगर ऑप्शन नंबर बी पे आप ध्यान देंगे तो देखिए, घास जो है वो उत्पादक है, बकरी जो है वो शाकाहारी है, मानव जो है वो मांसाहारी है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि यही एक खाद्य आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, क्योंकि शाकाहारी क्योंकि उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी है, और किसी में नहीं है। क्योंकि घास, गेहूं ये दोनों ही हो जाएंगे उत्पादक, तो होंगे नहीं। बकरी, गाय की बात करें, दोनों शाकाहारी हो जाएंगे, तो होंगे नहीं। घास, मछली की बात कर रहे हैं, घास, मछली और बकरी की अगर बात करें तो बकरी मांसाहारी होती नहीं, क्योंकि तीसरे नंबर पे मांसाहारी आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस क्या काम करती है? ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैस होती है जो कि सूर्य के उष्मा को सोख तो लेती है, पर अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देती है। तो ग्रीन हाउस गैस हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अगर पृथ्वी पर इसी तरह से बढ़ता रहा तो पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस होता है जो कि सूर्य से आने वाली उष्मा को सोख तो लेता है, पर वापस नहीं जाने देता, जिससे पृथ्वी का तापमान दिनों दिन बढ़ता जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग।
ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने के कारण पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गंगा सफाई योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो गंगा सफाई योजना भैया 1985 में प्रारंभ हुई। अब ये मत सोचिएगा कि विज्ञान पढ़ाते पढ़ाते सर कहाँ से इतिहास पढ़ाने लगे, है ना। तो इतिहास नहीं है, एक्चुअली में यह विज्ञान में है, पर्यावरण का एक चैप्टर जोड़ा गया है आपके विज्ञान में भी आखिरी में। ठीक है, तो यहां पर गंगा सफाई अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1985 में प्रारंभ हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन है? अगर हम लोग बात करेंगे, जल नहीं घट रहा है, ना ही पवन घट रहा है, ना ही सूर्य का प्रकाश घट रहा है। सबसे तेजी से अगर कोई चीज घट रहा है तो वो है वन। वनों की कटाई अंधाधुंध चल रही है, जिससे प्राकृतिक संसाधन में सबसे ज्यादा घटोत्तरी किसमें देखी गई है? वनों में देखी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि वन एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो तेजी से घट रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी में कॉलीफॉर्म जीवाणु के प्रचुर मात्रा पाए जाने का प्रमुख कारण है। कॉलीफॉर्म जीवाणु जो होते हैं वो नुकसानदायक जीवाणु होते हैं, जो कि कैसे क्यों पाया जाता है? क्योंकि हम लोग जल में अधजली लाशों को प्रवाहित कर देते हैं और अधजली लाशों में कॉलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है, जो कि मनुष्यों में दवाओं के प्रकोप के कारण देखा जाता है। तो कभी भी नदी में अधजली लाश को प्रवाहित नहीं करनी चाहिए और ना ही लाश की राख को ही नदी में प्रवाहित करनी चाहिए। तो कॉलीफॉर्म जीवाणु के पाए जाने का कारण क्या है? जल में अधजली लाशों को प्रवाहित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जल संग्रहण एक प्रक्रिया है जो कि संबंधित है जल नहरों का सांख्यान्वयन से, नदियों का सांख्यान्वयन से, वर्षा जल का संग्रह से, गंदे जल का संग्रह से। देखिए, वर्षा जल का संग्रह ही जल संग्रहण कहलाता है, यानी हमें ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल को संग्रहण करके दोबारा से उपयोग करना चाहिए। आप लोगों ने देखा कि आपके कक्षा 10 के फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं लगभग उन सबको हमने अटेम्प्ट करवा दिया है, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि केवल इस वीडियो को देख के ही आप पेपर देने जाइए। आप पेपर देने जब जाइए तो आप अपने बुक को पढ़ के जाइए, आप अपने क्वेश्चन बैंक को पूरा रट के जाइए, जितना भी है इन सबको पढ़ के आप पेपर देने जाइए। ये वीडियो केवल इसलिए हमने बनाया है ताकि आपके पेपर में इससे कुछ हेल्प हो सके। अगर आपके पेपर में इससे कुछ हेल्प हुआ या फिर आपकी पढ़ाई में इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुआ तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।